हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कोस्ट गार्ड डीबी, जीडी और यांत्रिक के लिए मैराथन प्रैक्टिस सेट। मैराथन प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है कि दो साइंस के प्रैक्टिस सेट करेंगे, साइंस के दो प्रैक्टिस सेट और जीके के दो प्रैक्टिस सेट। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि दो प्रैक्टिस सेट मतलब कि 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि दो प्रैक्टिस सेट मतलब कि 10 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप रोज़ तांडव होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं बीत जाएगा। और पूरा का पूरा पेपर लिख करके रखेंगे, ये आपको लिख के रख लेना है, बातों को रिकॉर्ड करके रख लेना है। एग्जाम से निकलिएगा, उसके बाद फिर हमसे बात कीजिएगा कि क्या आपने झूठ बोला था कि सच बोला था। इससे बाहर कुछ भी नहीं। कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस, इतना आपको तय कर लेना है। ये हमेशा है, हमेशा रहेगा। और बस आपको विश्वास करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि जो बच्चे पहले से हैं वो जुड़े हैं, उनको पता है, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा विजिट करके चैनल पे, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा कि 7 बजे मैंने लगा रखा है लाइव 7 PM। आज क्लास थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन कल से ये क्लास आपका रोज़ 7 PM पे ही लाइव रहेगा। लाइव 7 PM पे रहेगा। तो थोड़ा सा डिले हुआ, छठ वगैरह पर्व है तो वो आपको पता है, थोड़ा सा मैं उसमें बिज़ी हूँ, तो बिल्कुल भी। लेकिन कल से आपका इसके लिए सॉरी भी चाहता हूँ। कल से लेकिन 7 PM पे क्लास डेली लाइव रहेगा। पहले हम जीके का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मतलब कि 2 मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, और साइंस का फिर से 2 मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, मतलब 20, 10, 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। एंड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो कोस्ट गार्ड की भर्ती के रिगार्डिंग, या फिर अदर भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़, सैलरी कितना मिलता है, क्या कुछ भी चाहिए कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग मतलब कि, तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। एंड इसका PDF कहाँ पे मिलेगा भाई साहब? तो कल वाले T20 सीरीज़ का मैंने आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ पे जल्द से जल्द ऐड हो जाइए एंड टेलीग्राम से आउट डाउनलोड कर लीजिए। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो वहाँ पर ऐड होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, साइंस और जीके का स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीके का स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 1 मॉक टेस्ट नंबर जीके का 1 स्टार्ट करेंगे। पर डे 7 बजे से आपका चलेगा। पहले जीके का स्टार्ट करेंगे, जीके का, उसके बाद साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 जीके का प्रैक्टिस सेट 1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। UNO के सुरक्षा समिति का निम्न में से कौन अस्थायी सदस्य है? आपको बताना है कि कौन अस्थायी सदस्य हैं। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा कि यूएनओ जो होता है, UNO के सुरक्षा समिति का निम्न में से अस्थायी सदस्य, इसमें अस्थायी सदस्य भी होते हैं। अस्थायी सदस्य में आपको बता दूं, इसमें टोटल सदस्य जो होते हैं, अस्थायी सदस्य होते, अस्थायी सदस्य 10 सदस्य हैं अस्थायी। और आपको बताना है इसमें से अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 5। अस्थायी सदस्य 5 है, टोटल 15 सदस्य हैं, अस्थायी 10 सदस्य और स्थायी सदस्य 5 है। तो इसमें से अस्थायी सदस्य में से इसमें से बताना है कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है जर्मनी, बी में दे रखा है फ्रांस, और सी में दे रखा है स्विट्जरलैंड, और डी में दे रखा है इटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यहाँ से आएगा ही क्वेश्चन, आएगा ही आएगा। VBI क्वेश्चन इसको लगा लीजिएगा। मैं जो इतना बोलूँ उतना कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा। आपको अगर सक्सेस मतलब कि जाना है कोस्ट गार्ड में ही, तो अदरवाइज आप कुछ भी करिए, आपकी मर्जी है। तो मैं आपको बता दी, UNO के सुरक्षा समिति का निम्न में से कौन अस्थायी सदस्य? मैंने बताया ना, स्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य 10 है, टोटल 15 है। और यहाँ पे अस्थायी सदस्य जो है, अस्थायी सदस्य जो है यहाँ पे वो है फ्रांस। अब चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस, राइट। और एक क्वेश्चन आप बताइए कि भारत अस्थायी सदस्य में है कि अस्थायी सदस्य में है? कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और कैसा क्वेश्चन लग रहा है आप लोग को ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी से संपोषण किया? किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी से संपोषण किया? थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ये अजीब लगा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। जितने भी क्वेश्चन लगाए गए हैं यहाँ पे VBI लगाए गए हैं, आपके एग्जाम में डेटो फंसेंगे ही फंसेंगे। ऑप्शन ए में दे रखा है चोला, बी में दे रखा है विजयनगर, सी में दे रखा है वाकाटका, और डी में दे रखा है पांड्या। थोड़ा सा अजीब आपको ऑप्शन भी लगेगा, क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, बट इंपॉर्टेंट है। किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया? चलिए आपको बताना है, और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है मैं देखता हूँ। ओके, तो किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया? थोड़ा सा आपको
पेशेंस रखना है और क्वेश्चन को टिक आउट करते चलना है। बने रहिएगा भाई साहब, लगभग 1 घंटे का क्लास हो सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर दे दूँ। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विजन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है भाई साहब, इसको डिज़ाइन करने में बड़ा मेहनत हुआ है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कर दीजिए एंड शेयर एक बार करके आइए फटाफट। चलिए शेयर करके आइए, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, शेयर करके आइए फटाफट। ओके, MS सुब्बलक्ष्मी इसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है किसके लिए प्रसिद्ध है। जो सुब्बलक्ष्मी है, MS सुब्बलक्ष्मी है, और थोड़ा सा दिवाली वगैरह का पराका वगैरह चल रहा है, दिवाली है, छठ, दिवाली बीत गया, छठ है, तो पराका समझते हैं, छठ तक चलता है हम लोग का, तो वही बज रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है गायक, बी में दे रखा है चित्रकार, सी में दे रखा है गणितज्ञ और डी में दे रखा है समाज सेवक। तो राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि MS सुब्बलक्ष्मी किसके लिए प्रसिद्ध है। MS सुब्बलक्ष्मी, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो MS सुब्बलक्ष्मी जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैं राइट आंसर आपको बता दूं, जो ये प्रसिद्ध है किसके लिए है, वो है प्रसिद्ध गायक के लिए, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए, और सामान्य ज्ञान चल रहा है। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 4 पे। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं। भाई साहब गजब गजब क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में रिटो फंसेंगे ही फंसेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, लगाते चलना है मॉक टेस्ट, और इसका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ पे ज़रूर ऐड हो जाइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताना है कि पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है अरावली, बी में दे रखा है विंध्या, सी में दे रखा है सतपुरा, डी में कैमूर। अरावली, विंध्या, सतपुरा, कैमूर, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से आपको ये आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा घुमा के ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके एग्जाम में भी इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलिए मैं इसका राइट आंसर दे दूं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अरावली, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपके पहले मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जीके के, और ये 5वां नंबर होने वाला है। तो चलिए एक बार लाइक कर दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना। ओके, थोड़ा सा ये भी अजीब आपको यहाँ पे लगेगा, बट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में दे रखा, थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पैदा किया गया है, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है 1956, बी में दे रखा है 1952, सी में दे रखा है 1950 और डी में दे रखा है 1949। चलिए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 5, और 5 का देखते हैं सबसे पहले आंसर, मतलब कि कौन देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको बता दूं मैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, कब बना, जल्दी से बताइए। 5वां क्वेश्चन है, और ये आपका हो जाएगा 1949, मतलब कि 1949 में। ओके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पहला मॉक टेस्ट। आपके 5 में से कितने सही आंसर आए बता दीजिए। 5 में से 3, 4, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना है। तो 3 है कि 4 है कि 5 है, और 5 में से 5 सही है आपके भाई साहब। तो अच्छा खासा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए प्रैक्टिस सेट हम 2 डिस्कस करेंगे, अभी भी जीके का ही चलेगा। प्रैक्टिस सेट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, जीके का प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, और बार बार मैं बताऊंगा आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं, चाहे आपने डीवी का फॉर्म भरा है, जीडी का फॉर्म भरा है, यांत्रिक का फॉर्म भरा है। 1-2023 बैच के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है, और रगड़ के रख देंगे भाई साहब, मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि अब तांडव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि मॉक टेस्ट नंबर आपका 2 स्टार्ट हो चुका है जीके का। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। गठित संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सी में दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में दे रखा है भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन डिजाइन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत मेहनत हुआ है इस पर, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा वो बता दीजिए। मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा राइट होगा चलिए बताइए। तो मैं आपको बता दूं, जो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं भाई साहब,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लिख लीजिए। ये सारे ही क्वेश्चन VVI रखे गए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसमें से आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है अप्रैल 1951। क्वेश्चन तो पढ़ ले। भूदान आंदोलन शुरू हुआ, भूदान आंदोलन जो हुआ शुरू, वो कब शुरू हुआ आपको बताना है। बी में दे रखा है मार्च 1950, सी में दे रखा है अक्टूबर 1952 और डी में दे रखा है अप्रैल 1949। ओके, चलिए राइट आंसर क्या होगा, अप्रैल 1951 या फिर मार्च 1950, अक्टूबर 1952, अप्रैल 1949। तो भूदान आंदोलन शुरू हुआ तो कब शुरू हुआ आपको आंसर बताना है। राइट आंसर 7 का देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलिए मैं आपको बता दूं, जो भूदान आंदोलन शुरू हुआ वो शुरू कब हुआ, अप्रैल 1951 में, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे और आपके सही आंसर आ रहे हैं कि नहीं एक बार लास्ट में ज़रूर स्कोर बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है दिल्ली, बी में लुधियाना, सी में करनाल और डी में हिसार। तो राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है वो आपको बताना है, दिल्ली, लुधियाना, करनाल या फिर हिसार। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका करनाल में, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे और मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे टीचर्स ये भी हैं कि आपको 10 ही क्वेश्चन कराने में, मतलब कि जीके के 5 क्वेश्चन और साइंस के 10 क्वेश्चन कराने में आपको 1-1 घंटा का समय ले लेते। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, टाइम वेस्ट ना कीजिए भाई साहब, टाइम बहुत ही मूल्यवान है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो यही कहूँगा, प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है, आपको 15 क्वेश्चन वो करा रहे हैं, बहुत सारे मैंने देखा, आपको मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 15 क्वेश्चन करा रहे हैं और मैंने देखा कि 56 मिनट में 15 क्वेश्चन। भाई साहब ये कौन सा तरीका है भाई साहब, आपके एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम ही मेरा होने वाला है आपका जो आपका होने वाला है 45 और 30 मिनट ये आपका, और आप एक ही में मतलब कि आप लगा दे रहे 45 मिनट का सेक्शन 1 है और आप उसी में आप जीके और साइंस में लगा दे रहे हैं 55 मिनट। तो कैसा प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं भाई साहब। तो थोड़ा सा आप फोकस होइए, अभी भी टाइम है, सुधर जाइए अगर आपको मतलब कि सिलेक्शन लेना है। तो गहन पशुधन विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई। गहन पशुधन विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई वो आपको बताना है। योजना है 3, बी में 2 दिया है, सी में 4 और डी में 5। चलिए रोमन में है तो रोमन में ही ये आंसर आपको मिलना है। चलिए गहन पशुधन विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई वो आपको बताना है और देखते हैं राइट आंसर कौन देता है क्वेश्चन नंबर 9 का। मॉक टेस्ट नंबर 2 चल रहा है और 9 का राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, वो तीसरा थी, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने शायद आप लोग को कहाँ पे यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर इसका गलत आया, बहुत सारे बच्चों का आंसर इसका गलत आया। चलिए मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 10, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन भी मिलते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से, करंट से। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन लाया जाएगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ऑप्शन ए में दे रखा है जयराम ठाकुर, बी में दे रखा है प्रमोद सावंत, सी में दे रखा है हेमंत सोरेन और डी में दे रखा है एकनाथ शिंदे। ओके, तो चलिए राइट आंसर गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वो आपको बताना है। ओके, तो आपको देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए मैं आपको राइट आंसर दे दूं, जो गोवा के आपके मुख्यमंत्री वो हैं प्रमोद सावंत है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेंट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं कि इसको आंसर बता रहे हैं एकनाथ शिंदे है, जयराम ठाकुर, हेमंत सोरेन को भी बता रहे हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के आपके मुख्य सीएम है, चीफ मिनिस्टर। ओके, और एकनाथ शिंदे कहाँ के, फिलहाल में हाल फिलहाल हुआ था, अब पता है महाराष्ट्र वगैरह में, तो ये समझ लीजिए वहाँ के। और जयराम ठाकुर कहाँ के वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो ये जीके के आपके 10 क्वेश्चन मतलब कि 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट हुए। आप बता दीजिएगा कि पहले मॉक टेस्ट में आपके कितने आंसर आए और दूसरे मॉक टेस्ट में कितने आंसर सही हुए। और 10 क्वेश्चन में से आपके लास्ट में बता देना है कि 10 में से मेरे 8, 9 या फिर 10
अच्छा खासा, अगर 8 भी आ रहा है तो अच्छा है, 9 भी है तो बेहतर है, और 10 आ रहा है तो सबसे बेहतर, आप टॉप लेवल पे चल रहे हैं। आपकी तैयारी कोई आपकी बार कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। और कम आ रहे हैं तो इसको याद करते चलना है पर डे। मैं आपको टॉपिक वाइज भी करा दूंगा तो टेंशन नहीं लेना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अब आपका साइंस का पेपर। ओके, अब हम साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। साइंस के पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यहाँ पे 3 क्यों लिख रखा है, तो मैंने 3 इसलिए लिख रखा है क्योंकि 1 और 2 मॉक टेस्ट, मतलब कि कल मैंने आपको करा दिया था जिसमें आपको T20 सीरीज में मैंने 2 टेस्ट कराए थे, 2 क्वेश्चन, मतलब कि 20 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया था। और यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब मॉक टेस्ट तीसरा और मॉक टेस्ट नंबर चौथा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मॉक टेस्ट तीसरा। अब रोज़ तांडव होगा, मतलब कि तांडव होगा। DB GD यांत्रिक के लिए 2023 बैच के लिए साइंस का ये पेपर चलने वाला है। इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मतलब कि कल आपका 20 क्वेश्चन तक हो गया था। ये 21 इसलिए लिख रहे हैं कि आपको काउंट रहेगा कितने क्वेश्चन मैंने कर लिए। ओके, चलिए 21 नंबर, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ये मॉक टेस्ट नंबर है आपका 3, तो आपको ध्यान में देना है। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है। ऑप्शन ए में दे रखा है रिएक्टर, बी में दे रखा है वेबर, सी में कैंडेला और डी में दे रखा है डेसिबल। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, कौन सा मात्रक है, क्या मात्रक है भाई साहब? रिएक्टर है, वेबर है, कैंडेला है, डेसिबल है। तो मैं आपको बता दूँ जो आपका ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है वो क्या है, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेसिबल, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल हो जाएगा। तो चलिए आपको बता देना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है यहाँ, मतलब कि 22 में आप समझ लीजिए, 2 समझिए। पानी से मिट्टी को अलग करने की विधि है। आपको यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको 2 समझ के बताइएगा। राइट, 22 लिखने में टाइम लगे तो 2 1 साइंस के वाले में, साइंस वाला चल रहा है तो 2 1 ऐसे करके आपको बताना है। ओके, तो चलिए पानी से मिट्टी को अलग करने की जो विधि है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए। मिट्टी को अलग करने की विधि है वो कौन सी विधि आपको बताना है। राइट, ऑप्शन ए में दे रखा है ऊर्ध्वपातन, बी में दे रखा है वाष्पन, सी में दे रखा है निथारना और डी में दे रखा है गलन। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका राइट आंसर। पानी से मिट्टी को अलग करने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं? ओके, तो उसे क्या कहते हैं भाई साहब? उस विधि को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, निथारना या फिर गलन? तो मैं आपको बता दूं जो पानी से मिट्टी को अलग किया जाता है उसे कहते हैं हम निथारना। कौन सी विधि है? निथारना विधि है। इस तरीके से इसको अलग किया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड साइंस का क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं यहाँ पे घरेलू उपभोग के लिए वितरित विद्युत की वोल्टता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। घरेलू उपभोग के लिए वितरित विद्युत की वोल्टता है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन ईजी भी लगे बट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो घरेलू उपभोग के लिए विद्युत वितरित की वोल्टता है। ऑप्शन ए में 440 वोल्ट, बी में दे रखा है 220 वोल्ट, सी में दे रखा है 12 वोल्ट और डी में दे रखा है आपका 550 वोल्ट। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको, चलिए अच्छा खासा जवाब आ रहा है। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 220 वोल्ट हो जाएगा। जो घरेलू उपयोग के लिए लेते हैं हम 220 वोल्ट की 220 वोल्ट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, क्या स्रोत है भाई साहब? ऑप्शन ए में दे रखा है गोबर गैस क्या ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? पवन ऊर्जा, सी में दे रखा है कोयला और डी में दे रखा है सौर ऊर्जा। तो देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर इसका देता है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है गोबर गैस, पवन ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। मैं आपको बता दूं जो परंपरागत स्रोत है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? क्या है? चलिए जल्दी बताइए। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए HW है और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है परमाणु भट्टी में निम्न में से किस आइसोटोप्स के विघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है? वो आपको बताना है। परमाणु भट्टी में, फिर से एक बार, परमाणु भट्टी में निम्न में से किस आइसोटोप्स के विघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है?
वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है यूरेनियम 234, बी में दे रखा है यूरेनियम 235, सी में दे रखा है ड्यूटेरियम और डी में दे रखा है ट्रिटियम। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। परमाणु भट्टी में निम्न में से किस आइसोटोप्स के विघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है? यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, ड्यूटेरियम या फिर ट्रिटियम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का मैं आपको बता दूं, जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में दे रखा है मानव शरीर को कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा देने की क्षमता रखता है? ऐसा कौन सी खाद्य पदार्थ है जो सबसे अधिक ऊर्जा देने की क्षमता रखता है? मानव शरीर को कौन सा खाद्य पदार्थ में दे रखा है आपका ऑप्शन ए में कार्बोहाइड्रेट्स, बी में दे रखा है वसा, सी में दे रखा है प्रोटीन और डी में दे रखा है ग्लूकोज। तो कौन सा है जो आपको अधिक से अधिक मात्रा में क्या देता है, आपको ऊर्जा देने की क्षमता रखता है, वो आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वसा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं तीनों आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, राइट, तो ध्यान में रखना है आपको। और देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, आपको बताना है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना तापमान होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में बताना है। आपके क्वेश्चन पूछते हैं एक फ़ारेनहाइट में, एक सेल्सियस में और एक केल्विन में। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक शरीर के मनुष्य शरीर का जो शरीर होता है वो आपका सामान्य तापमान कितना होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस तीनों का आंसर। पहला आपका इसमें सेल्सियस दिया गया है, तो सेल्सियस वाला ही डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका किस चीज़ का, फ़ारेनहाइट का, और आपका किस चीज़ का, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का। ओके, तो चलिए जो सेल्सियस में आपका तापमान होता है मनुष्य का, वो पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए में 36.9 डिग्री सेल्सियस, बी में 30.2 डिग्री सेल्सियस, सी में दिया 48 डिग्री सेल्सियस, डी में 98.4 डिग्री सेल्सियस मतलब कि दे रखा है। चलिए, तो सेल्सियस में आपका जो राइट आंसर हो जाता है, आपके ऑप्शन में आपको अगर आए 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपका ये आंसर होगा, तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 36.9 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट में इसका आंसर कितना होगा। फ़ारेनहाइट में एक मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, वो आपको बताना है फ़ारेनहाइट में। ओके, तो चलिए मैं आपको बता दूं फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होता है, 98.6। ओके, 98.6 आपका फ़ारेनहाइट में होता है, ध्यान में रखना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में। और सेल्सियस में 36 डिग्री 0.9 मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस। और अब मैं आपको बता दूं केल्विन में कितना होता है। केल्विन में आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है, सामान्य तापमान कितना होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 310 केल्विन, ये आप लिख सकते हैं। या फिर यहाँ में आप लिख लीजिएगा एक और चीज़, 310 और 0.15 केल्विन। ओके, तो 15 होता है पॉइंट के बाद, तो ये दोनों लिख लीजिएगा, जो भी आपको ऑप्शन नज़दीक आए वो टिक कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो कि VVI क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों आप ज़रूर एक बार नोट कर लीजिएगा भाई साहब, रिक्वेस्ट है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 28 पे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर है आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 चल रहा है और 3 का 8वां नंबर क्वेश्चन। ओके, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, वो आपको बताना है। स्कर्वी जो रोग होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है विटामिन ए, ऑप्शन बी में दे रखा है विटामिन बी, और सी में दे रखा है विटामिन सी, और डी में दे रखा है विटामिन डी। चलिए राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपका स्कर्वी जो रोग होता है वो किसके कमी के कारण होता है, वो होता है आपका विटामिन सी के कमी के कारण होता है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ओके ओके ओके, विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था। आपको बताना है कि रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था।
ऑप्शन ए में दे रखा है मार्कोनी ने, ऑप्शन बी में दे रखा है गेरहार्ड ने, सी में दे रखा है हंटर ने और डी में दे रखा है फार्मी। फार्मी नहीं फर्मी होता है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था। मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन बनवाया था, किसने बनाया था, बनवाया नहीं बनाया था भाई साहब, मार्कोनी ने बनाया था, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वही रखा गया है, बाकी कोई नहीं रखा गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका मतलब कि आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मॉक टेस्ट 3 का अभी मॉक टेस्ट नंबर 4 भी डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी जाना नहीं है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर है 10 समझ लीजिए आपका। लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। देखिए यहाँ पे ध्यान लिख लीजिएगा, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं ये भी आपसे पूछ लिया जाए। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है तांबा की परत चढ़ाई जाती है, बी में जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, सी में चांदी की परत चढ़ाई जाती है और डी में कार्बन की परत चढ़ाई जाती है। तो आपको बताना है कि लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए में दे रखा है तांबा, बी जस्ता, सी चांदी और डी दे रखा है कार्बन। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका, जो लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए किस चीज़ का प्रक्रिया, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो वो होता है जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए अब आपको बता दीजिए कि आपके मॉक टेस्ट नंबर 3 में 10 में से कितने सही हुए। 10 में से 8 सही हुए, 9 सही हुए, 10 सही हुए। 10 सही हो रहे हैं भाई साहब ना, तो टॉप लेवल पे तैयारी है। 9 है तो बेहतर है, सबसे बेहतर है, और मतलब कि 8 पे है तो बेहतर है, अच्छा खासा चल रहा है तैयारी। आपको 10 में से 10 लाना ही लाना है। ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ, और फटाफट स्कोर बताइए कि कितना आंसर आप लोग का आया है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे लेके चलेंगे आपको, कहाँ पे, तो लेके चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 31 से, जो कि मॉक टेस्ट नंबर 4। ओके, तो साइंस का मॉक टेस्ट नंबर हम चलते हैं 4 पे, और ये वीडियो आपको शेयर करते रहना है। नाविक DBGD यांत्रिक के लिए अगर फॉर्म भरा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रोज़ तांडव होगा, रोज़ 7 बजे से। आज थोड़ा क्लास डिले हुआ, लेकिन कल से 7 बजे से एकदम फिक्स है। 7 PM पे आ जाना है, कहीं भी भटकना नहीं है। साइंस का चल रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से, मतलब कि आप 1 काउंट कर सकते हैं इसको, या फिर मॉक टेस्ट नंबर 1 का, मॉक टेस्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, या फिर आप 31 नंबर भी से काउंट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए में दे रखा है फॉस्फोरस, बी में दे रखा है लोहा, सी में आयोडीन और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। फॉस्फोरस होगा कि लोहा होगा कि आयोडीन होगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। और शेयर करते रहना भाई साहब, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रहा है, आपके लिए ही चलाया गया है स्पेशली। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 31, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 मॉक टेस्ट नंबर 4 का, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, वो होता है लोहा। बोलते हैं ना आयरन की मात्रा बढ़ गई है, घट गई है जैसे कि, तो लोहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब कि 32 पे। यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI लगा लीजिए इसको भी। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, जो ध्वनि की चाल होती है वायु में कितनी होती है आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए में दे रखा है 325 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितना 325 मीटर। बी में दे रखा है 332 मीटर प्रति सेकंड, सी में दे रखा है 232 मीटर प्रति सेकंड और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर क्या होगा आपको बता दीजिए कि फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, वो आपको बताना है। एंड चलिए सबसे पहले कौन बताता है देख लेते हैं। ओके, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है बताइए, फटाफट बताइए भाई साहब, फटाफट बताइए, मतलब कि बताइए। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है मैं आपको बता दूं, वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला 32 देख लेते हैं और टिक कर देंगे ये वाला। ध्यान रखिएगा 332 से 232 नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपका 3 में दे रखा है 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 4.546 लीटर, बी में दे रखा है 5 लीटर, सी में दे रखा है 5.125 लीटर और डी में दे रखा है 2.5 लीटर। तो चलिए देखते हैं 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं और राइट आंसर कौन देता है। सबसे पहले किसका जवाब आता है, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं भाई साहब 1 गैलन में, तो 1 गैलन में होते हैं 5 लीटर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार लाइक कर दीजिए भाई साहब, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का सही है। लाइक एंड शेयर एक बार कर दीजिए, लाइक एंड शेयर एक बार करिए, फटाफट एक बार करिए लाइक एंड शेयर, अगर कंटिन्यू चाहते हैं कि ये सीरीज़ चलती रहे तो। ओके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड 4 में दे रखा है ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर मापा जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, शायद क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया भी है। तो ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर मापा जाता है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा कि ध्वनि को किस स्केल पर मापा जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है डेसिबल, बी में दे रखा है मेगा, सी में दे रखा है डेसिबल बी ए हर्ट्ज, बी मेगा, सी डेसिबल और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा वो बता दीजिए। मैं आपको बता दूँ जो ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर मापा जाता है तो वो होता है आपका डेसिबल, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितने पे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 2 पे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपका भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है। पहला क्वेश्चन था किस पे कि आपका ध्वनि को किस स्केल पर मापा जाता है और आप ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर। अब देखा गया है यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए में दे रखा है रिएक्टर, बी में दे रखा है सिस्मोग्राफ, सी में मैनोमीटर और डी में दे रखा है टेक्नोमीटर। ओके बहुत सारे बच्चों को ये इजी लग रहा होगा, लेकिन बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत भी बताते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो टिक कर देते हैं, क्या चीज़ टिक कर देते हैं, आपका क्या टिक करेंगे किस स्केल पर मापा जाता है। चलिए बताइए फटाफट देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए इसका जवाब भी HW में देना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, तो मिस ना करिएगा भाई साहब। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर मतलब कि 36, मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है। ऑप्शन ए में दे रखा है आपका पोटाशियम, बी में दे रखा है सोडियम, सी में दे रखा है कैल्शियम और डी में दे रखा है मैग्नीज। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 36, मॉक टेस्ट नंबर दूसरा चल रहा है साइंस का, मतलब कि चौथा मॉक टेस्ट चल रहा है साइंस का, और इसका मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे मैग्नीज आंसर देंगे, बट ये आपका गलत है, मैग्नीज आपका राइट आंसर नहीं होगा। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को क्या किया जाता है कि आपका सोडियम को कैसे रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में, मिट्टी का तेल समझते हैं ना भाई साहब, किरासन तेल, इसी में रखा जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि सामान्य हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा भी रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी या इसको पे भी टिक करिए। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। हमारे शरीर में लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है वो कहाँ बनती है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ पे बनती है। ओके ऑप्शन ए में दे रखा है हृदय में बनती है क्या भाई साहब, बताइए जल्दी। हृदय में, बी में दे रखा है अस्थि मज्जा में, सी में गुर्दे में और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका राइट आंसर। मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा, जो कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। चलिए भाई साहब क्लास कैसा लग रहा है एक बार बताइए, तो क्लास कैसा लग रहा है एक बार शेयर करिए और लाइक करिए।
लाइक करिए, लाइक जितना बढ़ेगा उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे ऐड हो जाइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सपना कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो। अदरवाइज स्किप करके जाइए भाई साहब, यहाँ पर टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि हम ऐसा ना ही काम करते हैं कि आपको 15 क्वेश्चन कराए 1 घंटा लगा दें। 15 क्वेश्चन में 55 मिनट 56 मिनट वाला काम नहीं करते हैं। ओके। और यहाँ पे आपको पता है 30 क्वेश्चन रखा गया है, और देख सकते हैं आप 30 क्वेश्चन 32 मिनट हो रहे हैं, जो कि बहुत कम समय है। 32 33 34 मिनट हो रहे हैं। 30 क्वेश्चन 34 मिनट, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है वो आपको बताना है। चलिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और एक बार फिर से आ चुका है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने बताया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये तीनों क्वेश्चन एक बार रिकॉल फिर से करेंगे। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी में दे रखा है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी में दे रखा है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डी में दे रखा है 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, तो सबसे पहले आप तो इसका आंसर दीजिए। मैं सेल्सियस में कितना बताया था भाई साहब? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद कैल्विन का कितना बताया था? कैल्विन बताया था 310 कैल्विन या फिर 310.15 कैल्विन, ये कैल्विन में था। अब फ़ारेनहाइट में कितना बताया था? फ़ारेनहाइट में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपने तो बताया था कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन, तो भाई साहब 96 नहीं, 98.6 डिग्री नहीं है, तो ऑप्शन बी तो दिख रहा है ना भाई साहब, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके कितने पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि आपका 9 क्वेश्चन होने वाला है, 39 नंबर। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 मतलब कि 9 आप समझ लीजिए। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। आपका जो क्वेश्चन रखा गया है टॉप लेवल पर रखा गया है, जो कि आपका साइंस का पेपर चल रहा है, क्वेश्चन मॉक टेस्ट नंबर 4। ओके, मॉक टेस्ट नंबर 4 में 9 नंबर ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा, बी में गतिज ऊर्जा, सी में दे रखा है स्थितिज ऊर्जा, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है आपको बताना है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करके आपको इसका आंसर टिक कर देना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है कि बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो बहते हुए पानी में ऊर्जा पाई जाती है वो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? वो होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होती है आपकी गतिज ऊर्जा, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, गतिज ऊर्जा क्या मतलब कि गति कर रही है, गतिज ऊर्जा मतलब गति कर रही है, और स्थितिज ऊर्जा क्या, जो स्थिर है। तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना भाई साहब। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए यांत्रिक ऊर्जा कब समझ में आएगा, तो वो बताइए आपको HW, मतलब कि कमेंट सेक्शन में यांत्रिक ऊर्जा बताइए। 2 मैंने बताया, एक आप बताइए। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने प्रैक्टिस सेट के, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है, मॉक टेस्ट नंबर 4 है साइंस का, और साइंस के 4 में लास्ट क्वेश्चन 40वां नंबर, कार्य की इकाई क्या होती है। भाई साहब ये क्वेश्चन गलती ना करिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। ओके, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, तो इसको आप लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट में। ओके, इंपॉर्टेंट में इजी भी है। ए में दे रखा है ओम, बी में दे रखा है जूल, सी में दे रखा है वाट, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो कार्य की इकाई क्या होती है आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्य की इकाई क्या होती है आपको बताना है। राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं आपको बता दूं, जो कार्य की इकाई होगी वो क्या होगी भाई साहब, वो होगी आपकी जूल, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, सॉरी कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 20 क्वेश्चन साइंस के एंड 10 क्वेश्चन जीके के। मतलब कि 2 सेट आपके चले किस चीज़ के, 2 सेट आपके, 2 प्रैक्टिस सेट साइंस के, 2 प्रैक्टिस सेट जीके के। तो भाई साहब मेहनत तो हो रहा है, तो मेहनत आपको भी करना है। वीडियो को लाइक कर देना है, सपोर्ट करते रहना है, और इसी तरीके कंटिन्यू आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू क्लास रहे, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। क्या करना है, लाइक एंड शेयर करते रहना है दबा के। ओके, तभी जाके, आज थोड़ा क्लास में डिले हुआ, बट कल से आपको 7 PM पे ये लाइव रहेगा ही रहेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पहले से ही आपको क्लास शेड्यूल कर दिया जाएगा। आज थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा चला गया था, आपको पता है छठ पर्व है, तो उसमें बिजी था, मैं बिजी हूँ अभी भी, लेकिन क्या करें, अभी क्लास को शेड्यूल किया गया है तो थोड़ा सा लेट हुआ है। बट आपको कल से 7 बजे मिलने का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस
प्रेस कर लीजिए एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ऐड जरूर हो जाइएगा, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कल वाली क्लास का जो T20 सीरीज़ था उसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे ज़रूर जाके ऐड हो जाइएगा। एक बार शेयर कर दीजिए। जाते जाते जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।